हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। जैसे कि तुम सभी लोगों को पता होगा कि रिसेंटली ही धुरंधर मूवी को लेकर क्या क्या बवाल उठ रहे हैं, जिसमें कई सारे स्टार्स से लेकर कई सारे यूट्यूबर्स भी अब कूद पड़े हैं। इसमें से अब इतनी सारी कंट्रोवर्सी उठ ही रही है, तो मैं अब ये कंफर्म कर देता हूँ कि ये धुरंधर मूवी को लेकर है। एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ धुरंधर मूवी के स्टोरी की, एंड इसकी स्टोरी किस तरह से नैरेट की गई है एंड किस तरह से काम करती है। इस पूरी स्टोरी को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, जिससे कि आप भी इस स्टोरी को समझ पाए एंड ये समझ पाए कि एक्चुअल में इस वीडियो में, इस मूवी में हमें किस तरह से, किस प्रोपेगेंडा के बारे में हमें बाकी सारे यूट्यूबर्स एंड बॉलीवुड स्टार्स से सुनने को मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एनएसए के चीफ अजय सान्याल से, जो कि निगोशिएट करने आए हैं हाईजैकर से, जिन्होंने एरोप्लेन को हाईजैक कर रखा है एंड उसके अंदर बैठे बहुत सारे भारतीयों को बंदी बना रखा है। एंड उनकी मांग है कि एक आतंकवादी को रिहा कर दिया जाए एंड बाकी सारी कुछ कैशेस वेस्ट और वहाँ से निकलने के लिए कुछ व्यवस्था, तो उनकी ये मांग थी। एंड अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल प्रेशर के कारण हमारे अजय सान्याल उसको मान लेते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें बताया जाता है कि पार्लियामेंट पे हमला होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं एंड अटैक्स होते हैं। तो कंटिन्यूसली अब इन सारे केसेस को देखने के बाद हमारे अजय सान्याल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे एंड काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। एंड उन्हें पता था, क्योंकि उन हाईजैकर्स ने इन्हें मुंह खोल के कहा था कि हम पड़ोस में ही रहते हैं, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, अगर गूदे भर का दम होगा तो यहीं से उनके दिमाग में ये बात घर कर गई कि भाई कैसे नहीं उखाड़ सकते, अब तो आप अपने हमारे ईगो को ललकार दिए हैं। तो यहाँ पर वो एक रिपोर्ट बनाते हैं एंड वो फॉरवर्ड कर देते हैं अपने हाई कमांड को। इट मीन्स कि प्रधानमंत्री एंड हायर में जो हैं, जो कि इस देश को गवर्न कर रहे हैं, वो लोग, तो उनके पास ये फाइल जाती है जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट एंड बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए कुछ जानकारी दी गई थी कि हम कुछ इस तरह से टैकल करेंगे पाकिस्तान को हमारे देश पर टेक ओवर करने से, एंड आने वाले अटैक्स को टैकल कुछ इस तरह से कर सकते हैं हम। एंड इसी फाइल में हमें एक कोवर्ट ऑपरेशन के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम और कोड नेम होता है धुरंधर, जिसमें हमारे इंडिया से एक प्रिजनर जिसको डेथ सेंटेंस हो चुका है, मतलब कि जिसको मौत की सज़ा हो चुकी है, उसको मौत कंफर्म है, तो उसको चुना जाता है एंड उससे ऑफ़र दिया जाता है कि आप हमारे साथ काम करो, हम आपको एक लिबर्टी देंगे, फ्रीडम देंगे, आप हमारे साथ बस काम करो, आपके जो चाहने वाले हैं उनका खर्चा हम उठाएंगे एंड ऑल दैट। तो ये स्टफ़ तो तुम जानते ही होगे कि अगर तुमने स्पाई मूवी पहले की भी देखी होंगी तो सरकार किस तरह से निगोशिएट करती है ये स्पाई के फैमिली से। तो यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एक स्पाई इंडिया का कि किन्हीं रास्तों से, इट मीन्स अफ़गानिस्तान किस रास्तों से घूम फिर कर पाकिस्तान पहुंच जाता है, और वो पहुंचता है पाकिस्तान के लियारी शहर में, जहां पर फ़िलहाल लियारी में 3 गैंग्स एक्टिव है एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, जिनमें से सबसे पहला है रहमान बलूच यानी रहमान डकैत, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो एक बलूच रेवोल्यूशन आर्मी का हेड है एंड वहाँ के लोग इसे एज ए देवता, एज ए किंग मांगते हैं बलूच रेवोल्यूशनिस्ट के लोग, तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड दूसरा आता है बाबू डकैत, जो कि रहमान डकैत का बाप है, वो नाजायज़ वाला बाप है। क्योंकि यहाँ होता यह है कि बाबू डकैत, जो कि रहमान डकैत का नाजायज़ बाप है, जब रहमान डकैत को ये बात पता चलती है तो वो घर जाता है और अपनी माँ को अपने हाथों से मार देता है। दैट वाज रियली क्रूअल, लेकिन भाई गुस्सा था उस बंदे को कुछ इस तरह का। इसके बाद एक तीसरी गैंग भी आती है जो कि हज कुछ लालू करके थी, तो उसका नाम याद नहीं है, मगर उस गैंग का भी इस स्टोरी में आगे चल के काफ़ी स्पेसिफिक रोल होने वाला है, जिसके बारे में हम आगे चल के बात कर लेंगे। तो फ़िलहाल अभी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी लियारी में 3 गैंग सबसे ज़्यादा एक्टिव है एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसको देखते हुए यहाँ पर पावर शिफ्टिंग का, एक पावर हायरार्की का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जिसमें हमें सबसे बड़े प्यादे जो देखने को मिलते हैं वो है रहमान डकैत। अब चूँकि उनके पीछे बलूचों का बहुत बड़ा हाथ है एंड बलूच रिवोल्यूशनरी आर्मी भी उसी के साथ है, तो वो बंदा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। इसके साथ ही साथ अगर तुम देखो तो रहमान डकैत को टैकल करने के लिए उसके बाप को दूसरे गैंग से हाथ मिलाना पड़ता है, एक अलायंस फॉर्म करना पड़ता है टू रेजिस्ट रहमान डकैत। यहाँ पर ये खेल चल रहा था एंड यहाँ पर स्टोरी शुरू होती है कि हमारा स्पाई जो कि इंडिया से गया था, वो वहाँ पर काफ़ी सफ़र करके एक इंडियन इंटेलिजेंस के एजेंट से, जो कि वहाँ पर पहले से ही रह रहा होता है एंड वहाँ पर काफ़ी अच्छे से सेटल हो चुका होता है, उसके यहाँ काम करना शुरू होता है एंड वहाँ पर काफ़ी अच्छे से घुलना मिलना
शुरू करता है एंड ये वहाँ पर जाकर खुद को बलूच बताता है। वहाँ पर वो ऐसे कुछ बताता है कि वो ये बलूच था एंड इसके परिवार वालों को उस जंग में जो बलूच पाकिस्तान आर्मी से लड़ रहे थे, आईएसआई से लड़ रहे थे, उसके खिलाफ इसने अपने परिवार को खो दिया। जहाँ इसका मेन पर्पस यही था कि ये रहमान डकैत की गैंग में इन्फिल्ट्रेट करेगा और वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन को वो ये इंडिया तक पहुँचाएगा। और अब तुम्हारा सवाल होगा कि रहमान डकैती क्यों? तो रहमान डकैत पाकिस्तान में बलूच रिवोल्यूशनरी आर्मी का हेड था, तो भाई तुम उसको हल्के में कैसे ले सकती हो? और कहीं ना कहीं वो आईएसआई से भी हाथ मिला चुका था, जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूँगा। तो अभी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो होता कुछ ये है कि ये बंदा जो हमारा इंडियन स्पाई है वो एक होटल में काम कर रहा होता है, जिसको केटरिंग सर्विस करने का एक मौका मिलता है, जिसमें रहमान डकैत को इनवाइट किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर रहमान डकैत ना आकर उसके 2 बेटे आते हैं एंड चूँकि रहमान डकैत एक गैंगस्टर है तो उसके अगेंस्ट फायरिंग्स होंगी एंड अटैक्स भी होंगे। एंड इसी को देखते हुए इन लोगों ने फील्डिंग शुरू की एंड बाद में पता चलता है कि बाबू डकैत की गैंग में एक और बंदा है जो कि एक एजेंट है, जिसने इन्हें एक क्लू दिया कि वहाँ पर रहमान डकैत नहीं आएगा, उसका बेटा आएगा एंड उस पर हम लोग हमला करने वाले हैं। तो अगर तू उसे बचा लेता है, रहमान डकैत के बेटे को बचा लेता है, तो तेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी उसके गैंग में इन्फिल्ट्रेट करने की। यहाँ से एक बहुत बड़ा ही मौका हाथ लगता है हमारे हीरो को। तो फिर हमारा हीरो उस शादी में सर्व करने चला जाता है एज ए वेटर एंड मौका देखकर वो रहमान डकैत के बेटे को बचाने की कोशिश करता है, जिसमें उसके बड़े वाले बेटे की मौत हो जाती है एंड समहाउ वो उसके छोटे वाले बेटे को प्रोटेक्ट कर लेता है, बचा लेता है। इसके बाद रहमान डकैत की गैंग में आना काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे उनका ट्रस्ट गेन कर रहा है एंड उस गैंग के जितने भी सीक्रेट्स थे उन्हें जान रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि रहमान डकैत फेक गन्स बनाता था एंड फेक आर्टिलर्स बनाता था, जो कि काम कर वैसे ही करते थे, मगर उस तरह की उन्हें ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी नहीं मिलती थी एंड इसे वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते थे। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है रहमान डकैत के गैंग्स के बारे में, लेकिन फिर हमें बताया जाता है कि रहमान डकैत अभी अपने बेटे की मौत का बदला नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ पर फ़िलहाल पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं एंड कहीं न कहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट का सपोर्ट है हमारे रहमान डकैत को। इसी को देखते हुए रहमान डकैत भी अपने हाथों को फ़िलहाल पीछे खींच रहा था। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि न्यूज़ चैनल को देखते हुए न्यूज़ चैनल वाले उसे काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक कर देते हैं एंड उसे काफ़ी ज़्यादा उकसा देते हैं कि एक डॉन जो कि अपने आप को लियारी का देवता समझता है, बलूचों का देवता समझता है, वो अपने बेटे की मौत का बदला नहीं ले सकता। किस लिए? सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही एक की मोमेंट हो जाता है। तो इस स्टेटमेंट के साथ ही काफ़ी ज़्यादा क्रूशल मोमेंट शुरू हो जाता है एंड रहमान डकैत बाहर आता है अपने गैंग मेंबर से कुछ सलाह लेने की, तुझे क्या लगता है मुझे बदला लेना चाहिए? तो यहाँ पर बाकी सारे मेंबर्स बोल रहे होते हैं कि भाई वेट कर लो, इलेक्शंस रुकने दो एंड ऑल दैट। मगर हमारा हीरो जो कि फ़िलहाल ही गैंग का मेंबर बना है, वो बंदा बोलता है कि अगर आप इलेक्शंस को लेकर अपने आप को होल्ड बैक पे डाल रहे हो तो आप इलेक्शंस कब का हार चुके हो, क्योंकि लोग आपको आपकी मर्दानगी के लिए जानते हैं। तो अगर आप ही नामर्दों वाली हरकतें करोगे तो कैसे चलेगा, लगती है। और हमारे इंडियन एजेंट के इस स्टेटमेंट को रहमान डकैत अपने दिल पे लगा लेता है कि हाँ भाई, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, मैं अपनी मर्दानगी के लिए जाना चाहता हूँ एंड अब जब मुझे अपनी मर्दानगी शो करनी है तो मैं इलेक्शंस को लेकर अपने हाथ नहीं बांध सकता। तो यहाँ पर वो बंदा आगे चलता है एंड हमारा इंडियन स्पाई यही नहीं रुकता, वो बताता है कि वो उन लोगों को पता है कि अभी इलेक्शंस है तो रहमान डकैत अटैक नहीं करेगा, तो हमारे लिए ये ही सही समय है कि हम अटैक करें। उन्हें पता नहीं होगा, वो रिलैक्स होंगे एंड हम सरप्राइज़ अटैक करेंगे और पूरे के पूरे गैंग को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद पूरे लियारी पर रहमान डकैत का आतंक रहेगा, राज रहेगा। जिसके बाद होता भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। एक दिन के अंदर ही पूरे बाबू डकैत एंड उसके अलायंस वाले सारे गैंग मेंबर को रातों रात ख़त्म कर दिया जाता है। सिर्फ बचता है तो वो लालू वाला एक गैंग, जो कि अभी भी छुप छुप के चल रहा है, क्योंकि अब पूरे लियारी पर रहमान डकैत का ही राज है।
जिसको देखते हुए अब धीरे धीरे बाकी सारे गैंग मेम्बर्स अंदर की ओर दुबकते चले गए और यहाँ पर राज हुआ सिर्फ रहमान डकैत का। और ये सब खत्म होने के बाद हमारा रहमान डकैत वहाँ के लोकल एमपी से मिलने जाता है, जो कि फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा ही व्यस्त था अपने रैलीज़ में। एंड वो वहाँ पर उसी रैलीज़ में पहुँच जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उस लीडर से ज़्यादा रहमान डकैत की पॉपुलैरिटी है। एंड यहीं पर हमें दो नए कैरेक्टर से मिलाया जाता है जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी का 34% होल्ड करते हैं। इट मीन्स वो पाकिस्तान की सबसे रिचेस्ट फैमिली में से बिलोंग करते हैं। इनमें से हमें बताया जाता है कि इनके पास इंडिया की करेंसी के प्लेट्स हैं, मतलब कि इंडिया के 1000 और 500 के करेंसी के प्लेट्स हैं जिनको ये अपने पाकिस्तान में ही छापते हैं एंड दुबई और नेपाल के रास्ते से इंडिया में स्मगल करते हैं, जिनसे ये काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और फिर क्या था, हमारे इंडियन जासूस को ये खबर मिलती है और वो ये इंटेल हमारे एनएसए के चीफ को हैंड ओवर कर देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा एनएसए के चीफ यहीं पर एक कॉन्ट्रोवर्शियल शब्द बोलता है कि इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन, भारत के सबसे बड़े दुश्मन भारतीय ही हैं। इट मीन्स इसके बाद हम देखते हैं एक और शब्द बोलता है कि यूपी में एक कोई ऐसी सरकार आएगी जो कि अपना नहीं देश का सोचेगी। एंड फिलहाल में यही एक काफ़ी ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल लाइन है जिसके लिए आदित्य धर को बीजेपी का एंड बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम जोड़ के बोला जा रहा है। तो मैं यहाँ पर किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ स्टोरी बता रहा हूँ एंड जज करना आपका काम है, ऑडियंस का काम है, तो मैं ये काम आप पर छोड़ देता हूँ। फिलहाल हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये दो भाई जो कि पाकिस्तान के रिचेस्ट फैमिली में से बिलोंग करते हैं, ये रहमान डकैत को एक ऑफ़र देते हैं कि आप इतने बड़े और इतने पावरफुल बंदे होने के बाद भी इस लीडर के अंडर में क्यों काम कर रहे हैं, हम आपको फंड करते हैं, आप सरकार में आइए, आप एक बड़ी पोजीशन पर जाइए जिससे हमें भी कुछ फ़ायदा हो। एंड ये बात हमारे रहमान डकैत के दिल में घर कर गई एंड कहीं ना कहीं उस एमपी को भी फील हो गया था कि अब रहमान डकैत उसके अगेंस्ट जाने वाला है। उसे ऐसा फील हुआ कि अब रहमान डकैत उसके अगेंस्ट जाएगा एंड उसी के अगेंस्ट जाके एक पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करेगा जो कि उसी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेगी। तो भाई यहाँ पर इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा चुल मचती है एंड वो वापस बुलाता है एक शेर को, जिसको आप बलूच विरोधी कह सकते हो इस मूवी में, या फिर द जिन कह सकते हो जिसे ट्रेलर में भी बताया गया है। वो है हमारा संजय दत्त का कैरेक्टर जिसका नाम चौधरी असलम है एंड ही डजंट गिव अ फक अबाउट एनीवन, क्योंकि इस बंदे का काम करने का अपना अलग ही ऑरा है। ये बंदा कुछ भी करता है एंड जो भी करता है अपने स्टाइल से करता है। एंड यहाँ पर भी जब ये एमपी चौधरी असलम को अपने एरिया में बुला रहा था, लियारी में बुला रहा था कि भाई गैंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अब तेरी ज़रूरत है, तू वापस आ जा। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि चौधरी असलम कुछ सालों पहले, मतलब कि जब हमारा रहमान डकैत एक्चुअल रहमान डकैत नहीं था, कोई गैंगस्टर नहीं था, तब भी चौधरी असलम ने उसे इनकाउंटर करने की कोशिश की थी, बट वो उस समय वो बंदा बच गया था एंड जिसको बचाने वाला यही एमपी था। तो यहाँ पर हमारे चौधरी असलम काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में थे एंड वो बोलते हैं कि इस बार मैं आऊँगा तो मुझे अपने काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। इसको देखते हुए हमारे मंत्री साहब भी कहते हैं ठीक है, ले लो भाई फ्री हैंड, ख़त्म करो इस बंदे को। और रहमान डकैत का इनकाउंटर प्लान करने का सिर्फ यही एक रीज़न नहीं था। अगर तुम्हें याद हो तो वो दो अमीर भाई जिन्होंने रहमान डकैत को फंडिंग का वादा किया था, वो उन्हें बुलाते हैं कि चाय पर आइए और मिलिए, और वो चाय की पार्टी हो रही होती है जहाँ वो 1000 और 500 के नोट छाप रहे होते हैं पाकिस्तान में। एंड वहीं पर इनसे मिलते हैं ISI के चीफ एंड ये उन्हें काफ़ी ज़्यादा अप्रेस करते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, हम आपकी पैरवी कर सकते हैं ऊपर वाले गवर्नमेंट में एंड आपको टिकट दिला सकते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन इसके बदले आप हमारा कुछ काम कर दीजिए। ये कुछ गन्स एंड ऑर्नामेंट हमें चाहिए, गियर्स चाहिए, गन्स एंड गियर्स चाहिए जो कि हमें चाहिए आपसे। एंड आप कहाँ से ऑर्गेनाइज करेंगे, चूँकि आप बलूच रिवोल्यूशनरी आर्मी के हेड हैं, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप बलूचों से ये गन्स एंड गियर्स मांग लें। इसके बाद ये बंदा जाता है बलूचों से गियर वेयर मांग लेता है एंड वहाँ पर पहुँचा देता है एंड वहाँ पर कहता है कि ठीक है, अब हम आपके ऊपर वाले गवर्नमेंट से बात कर लेंगे, आपकी पैरवी करेंगे, आपको टिकट मिल जाएगी एंड आप इलेक्शन लड़ लिए एंड हमें पता है कि आप ये जीत ही जाएंगे।
तो यहाँ पर हमें रहमान डकैत का वो आइकॉनिक वाला सीन देखने को मिलता है कि जो वादा किया है वो निभाना ज़रूर है, क्योंकि रहमान डकैत की मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। तो यहाँ पर हमें वो वाला एक आइकॉनिक लाइन सुनने को मिला था। और वो अमीर दो भाई थे, उन्हें ये थ्रेट काफ़ी ज़्यादा लग जाती है और वो उस एमपी को कॉल करते हैं कि हाँ भाई, रहमान डकैत ने तुम्हारी फील्डिंग सेट कर दी है, क्योंकि इस बंदे ने एमपी के टिकट के लिए पैरवी करवाई है, वो भी आईएसआई के चीफ से। तो तुम अपना देख लो भाई, बोरिया बस्तर बांध लो। और यही वो आग थी जिसके कारण उस एमपी ने चौधरी असलम को बुलाया। इसके बाद क्या था, चौधरी असलम जाल बिछाता है एंड हमारे रहमान डकैत को धर दबोचता है। इसके बाद हमारा रहमान डकैत को इनकाउंटर के लिए एक के सुनसान जगह ले जाता है, लेकिन कहीं न कहीं से हमारे रणवीर सिंह जो कि इंडियन स्पाई का रोल कर रहे हैं, वो इस चीज़ को समझ जाते हैं और इस चीज़ को पलट देते हैं। एंड ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, क्योंकि यहाँ तक हमें पता चलता है कि रणवीर सिंह उस एमपी की बेटी को फंसा चुके होते हैं एंड उससे उसी के बाप पर स्पाइंग करवा रहे होते हैं, मतलब कि जासूसी करवा रहे होते हैं। जिसके बाद हमारे रणवीर सिंह उस एमपी की बेटी को अपने घर में रख लेते हैं एंड कहते हैं अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो भाई साहब अपनी कैवलरी को पुल बैक कर लो एंड हमें ये बताओ कि चौधरी असलम का ऑफिस कहाँ है। एंड वहाँ पर जाके ये बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स को पकड़ता है, उन्हें पंखे में उल्टा टांग देता है एंड टॉर्चर करता है कि भाई अगर रहमान भाई को कुछ हुआ तो हम पे लेंगे एंड बहुत ज़बरदस्त पे लेंगे। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि भाई रहमान डकैत को इनकाउंटर नहीं किया जाता उनका। तो यहाँ पर चौधरी असलम अपने ऑफिसर्स की जान बचाने के लिए रहमान डकैत की जान बख्श देते हैं एंड उसे अपने गैंग मेंबर्स के पास वापस भेज देते हैं। इसके बाद हमज़ा जो कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर है एंड इंडियन स्पाई एजेंट है, वो बंदा एक नामी एंड लेफ्ट हैंड बन जाता है रहमान डकैत का। वो बंदा काफ़ी नामी बन जाता है पूरे गैंग में एंड इसके बाद काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरी शुरू होती है, क्योंकि हमज़ा को अब पूरा लेयारी चाहिए, पूरा पाकिस्तान चाहिए एंड वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है। इसके लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले रहमान डकैत का हटाएगा एंड वो यही करने वाला था। एंड हमें पता चलता है कि वो एक प्लान बनाता है, एमपी को अपने बेटी के जाल में फंसाकर अपने घर बुलाता है, उसे बताता है कि अगर मैं तुम्हारा दामाद रहूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं गैंगस्टर बनूँगा, तुम सत्ता में रहोगे, विन विन सिचुएशन हो जाएगी। एंड इसमें हमें चौधरी असलम भी देखने को मिलते हैं जो कि कहते हैं कि मैं एक बलूच पे भरोसा नहीं करूँगा। तो कहता है कि भाई एक बार भरोसा कर ले, मैं तुम्हें रहमान दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुझे। तो चौधरी असलम भी मान ही जाते हैं, कहते हैं ठीक है भाई, अब तू दे रहा है तो एंड अगर तूने कुछ किया तो भाई मैं तुझे पूरे पाकिस्तान में खहेट कर मारूंगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि रहमान डकैत जो बलूच रिवोल्यूशनरी आर्मी से वो गन्स एंड गियर्स लेके आया था आईएसआई चीफ के लिए, वो हमें पता चलता है कि 9/11 के हमले में जो बंदे शामिल थे, जो पाकिस्तानी शामिल थे, जो टेररिस्ट शामिल थे, उनको देने के लिए, उन्हें प्रोवाइड करने के लिए वो गन्स एंड गियर्स आए थे। एंड यहाँ पर हमें वो ओरिजिनल वाले 9/11 के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ट वार्मिंग थे, हार्ट मेल्टिंग थे। तो भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी एक्टिंग की है रणवीर सिंह ने। इसके बाद अब आगे तुम वीडियो में बढ़ो तो हमें पता चलता है कि हमज़ा यानी रणवीर सिंह का कैरेक्टर एमपी की बेटी से शादी कर लेता है एंड यहाँ पर एक कन्फर्मेशन लेटर साइन हो जाता है कि हाँ एमपी की तरफ से एंड ये हमज़ा की तरफ से कि अब ये दोनों एक दूसरे को बिट्रे नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमज़ा एक प्लान बनाता है रहमान डकैत को टेक आउट करने का, ख़त्म कर देने का एंड उसकी जगह लेने का। एंड प्लान बहुत ही सिंपल था, जब रहमान डकैत किसी नई चीज़ को इनॉग्रेट करने के लिए बाहर गया था तो उसे एक सुनसान जगह ले जाना जहाँ पर चौधरी असलम उसका इनकाउंटर करने की कोशिश करेगा और उसे अधमरा कर देगा एंड हमज़ा उसे लियारी में वापस लाएगा एंड हॉस्पिटल ले जाते उसकी मौत हो जाएगी। तो प्लान ये था एंड ये काफ़ी बखूबी से एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हमज़ा जो कि पहले से ही इसको प्लान कर चुका था, वो
गैंग के मेंबर्स के सामने काफ़ी ज़्यादा शोक प्रकट करता है एंड ऑल दैट। एंड इसके बाद पूरे पाकिस्तान में पावर शिफ्टिंग और पावर बैलेंस का एक गेम शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमें जैसे कि पता था कि रहमान डकैत का आईएसआई चीफ से भी संबंध थे, तो आईएसआई चीफ अपने बंदों को काम पर लगाता है कि पता करो किसने किया है। इसके बाद हम इधर देखते हैं कि बाकी सारे गैंग्स मेंबर जो कि रहमान डकैत की डर से अपने बिल में बैठे थे वो भी बाहर आना शुरू होते हैं। एंड हमें यहाँ पर ग्लिम्सेस दिखते हैं कि किस तरह से हमारे रणवीर सिंह का कैरेक्टर यानी हमजा को ट्रेन किया गया था पाकिस्तान भेजने से पहले। इसके बाद हम कुछ ग्लिम्सेस देखते हैं कि पार्ट 2 धुरंधर पार्ट 2 के, जिसमें हमें रणवीर सिंह किस तरह के गेटअप में और किस तरह के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि अब वो पूरे बलूच आर्मी को लीड करे, इसी के साथ साथ पूरे लियारी पर रूल करे। तो ये थी धुरंधर की कहानी। एंड अगर तुम्हें पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते ही ना नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए एक्सप्लेन।